स्वागत, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। एक बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां पर दो में बड़े एनकाउंटर जारी हैं। श्रीनगर में 2.5 साल के बाद आतंकियों ने कोई हिमाकत की है। इस वक्त वहां एनकाउंटर चल रहा है और इसमें 4 जवान घायल हुए हैं। अनंतनाग में भी एक एनकाउंटर आतंकवादियों के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस का चल रहा है, उसमें 2 आतंकवादी अभी तक मारे गए हैं। तो 2 जगहों पर ये बड़े एनकाउंटर, श्रीनगर में लंबे अरसे के बाद और अनंतनाग में इस वक्त एनकाउंटर जारी है। इसकी कुछ तस्वीरें भी आई, एक बार आपको वो तस्वीरें दिखा देते हैं। पहले गोलियों की आवाज आप सुन पाएंगे, ये देखिए। ये जो श्रीनगर में एनकाउंटर हो रहा है उसकी तस्वीरें, गोलियों की आवाज, जबरदस्त आवाज है। आतंकवादियों की ये देखिए, जैसे एक ये घर के, अब ये कहना मुश्किल है कि अंदर से गोली चल रही है या बाहर से घर के ऊपर चलाई जा रही है। विंडो से फायरिंग हो रही है, अच्छा उसमें लिखा है विंडो से फायरिंग की जा रही है। ये इनकी मॉडस ऑपरेंडी होती है। ये छुपने के लिए ऐसे ही घरों के अंदर शरण लेते हैं और वहां पर माफ कीजिएगा, जो लोग होते हैं उनको भी डरा के लगभग कैप्टिव बना करके रखा जाता है। जैसे आतंकवादी सिविलियंस होते हैं, सिविलियंस वहां पर है, तो सिविलियंस की सेफ्टी उनका पहला मकसद होता है, उसके साथ करना होता है। तो इसलिए वो एनकाउंटर लंबे समय तक चलते हैं और मुश्किल होता है। या फिर ये घात लगाकर सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर या उनके काफिले के ऊपर फायरिंग करते हैं। इस पर लेकिन फारूक अब्दुल्ला साहब ने एक बयान अभी दिया है, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। इस पहले कुछ दिन पहले का स्टेटमेंट याद दिला दूं इनका। इनसे पूछा गया था कि देखिए फिर आतंकवादी हरकतें हो रही हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, पाकिस्तान कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भेजता रहेगा और हम मारते रहेंगे। उस वक्त ये बोले थे, लेकिन आज कुछ अलग टाइप की बात इन्होंने कही है, सुनिए। ये सब देखिए, मुझे बताइए कौन लोग हैं जो ये कर सकते हैं और किस लिए कर सकते हैं? इन सालों में क्यों नहीं किया? मुझे इस पर तशवीश है। किस तरह का असर इससे पड़ सकता है? कोई असर नहीं पड़ेगा, परवाह मत कीजिए, ये इन चीज़ों से कामयाब नहीं होंगे। हम इसे निपट लेंगे इंशाल्लाह। लोग इसके साथ नहीं हैं। फिर हम हर बार ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान कर रहे हैं। नहीं, सवाल ही नहीं। मैं इस बात में ये कहूँगा कि इस पर तहकीकात होनी चाहिए। हो कैसे रहा है? इसके बजाय कि इनको मारें, इनको पकड़ना चाहिए और पकड़ के हमें मालूम करना चाहिए कौन इनके पीछे। कोई ऐसी एजेंसी तो पीछे नहीं है जो उमर अब्दुल्ला को डिस्टेबलाइज करना चाहती है। हो सकता है, मगर मिलिटेंसी है ही नहीं, अभी तक थी नहीं, अब कहाँ से आ गई? यहाँ तो नॉर्मल सी है, हर तरफ लोग आराम से जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब ठीक है, टूरिज्म चल रहा है, शुक्र है अल्लाह का। ये सारी बातें उन्होंने अब कहना शुरू की जब इनकी पार्टी की सरकार बन गई है। उससे पहले इनको मिलिटेंसी भी नजर आ रही होगी, टूरिज्म दिखाई नहीं दे रहा होगा। बहरहाल लेकिन उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला की सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए तो इनको आतंकवादियों को नहीं भेजा जा रहा, क्योंकि पहले तो नहीं हो रही थी मिलिटेंसी, अचानक कहां से शुरू हो गई है? कोई एजेंसी तो पीछे नहीं है, इनको पकड़ो और पूछ लो किस ओर इशारा कर रहे हैं। मंजूर मीर जुड़ रहे हैं श्रीनगर से हमारे संवाददाता लाइव। मंजूर, जरा एक अपडेट, जो अभी एनकाउंटर्स चल रहे हैं उस पर आप पहले दे दीजिए, फिर उसके बाद ये फारूक अब्दुल्ला साहब के स्टेटमेंट पर मैं आपसे बात करूं। अभी इस वक्त क्या हालात हैं? देखिए सौरभ, 8 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है, मुठभेड़ अभी भी जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट को पूरी तरह से सील कर दिया है। दरअसल जिस जगह पर ये एनकाउंटर हुआ ये काफ़ी सेंसिटिव इलाका माना जाता है और करीबन 2.5 साल के बाद इस इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्सों के बीच जो है मुठभेड़ हुई है। इस लिहाज से जो है ये इस ऑपरेशन को काफ़ी एहतियात तरीके से अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि जिस जगह पर मिलिटेंट्स छुपे हुए हैं वो एक गुंजान बस्ती वाला इलाका है, डाउनटाउन का एरिया है और
और किसी तरह की कोई सिविल डैमेज न हो उसका खास ख्याल रखा जा रहा है और यही कारण है कि इस ऑपरेशन में अभी तक काफ़ी समय लगा है। हालांकि पिछले 24 घंटों की बात करें तो 4 बड़े मिलिटेंट इंसिडेंट जो है वो कश्मीर में देखने को मिले हैं। बांडीपोरा में आर्मी की कॉन्वॉय पर कल रात को हमला हुआ, वहां पर सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। बड़गाम के माझामा इलाके में नॉन लोकल लेबर्स पर हमला किया, जहां पर 2 नॉन लोकल लेबर जो है वो घायल हुए हैं। और अनंतनाग में एक मुठभेड़ हुई है जहां पर 2 फॉरेन मिलिटेंट्स जो है मार गिराने में सुरक्षा बलों को सफलता हासिल हुई है। लेकिन खानियार में अभी भी मुठभेड़ चल रही है। हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट जो है वो सील करके रखा गया है और ये माना जा रहा है कि टीआरएफ के ये मिलिटेंट्स हो सकते हैं जिनमें एक लोकल और एक फॉरेन मिलिटेंट हो सकता है। फिलहाल बड़े पैमाने पर जो है जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ का एक जॉइंट ऑपरेशन यहां पर चल रहा है। लेकिन फारूक अब्दुल्ला मंजूर ये कह रहे हैं कि पहले तो मिलिटेंसी नहीं थी, अब कहां से आ गई जब से ये सरकार नई सरकार बनी है। और वो कह रहे हैं कि इसके पीछे कोई एजेंसी तो नहीं है जो उमर अब्दुल्ला सरकार को डिस्टेबलाइज करना चाहती है। किस ओर इशारा कर रहे हैं वो? देखिए सर, अब इसमें कोई दोहराया नहीं है कि जम्मू कश्मीर में सरकार बनने के साथ ही कहीं बड़ी मिलिटेंट इंसिडेंट जो है देखने को मिले हैं। खासकर गगनगीर जो टनल प्रोजेक्ट का जो हमला था वो सबसे बड़ा हमला अब तक माना जा रहा है इस साल का, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई थी, जिसमें एक लोकल डॉक्टर भी शामिल थे। उसके बाद गुलमर्ग में एक मिलिटेंट हमला हुआ, त्राल में नॉन लोकल लेबर पर हमला हुआ, शुपियन में नॉन लोकल की हत्या कर दी गई और कल बड़गाम में। तो इंसिडेंट जो है वो बड़े हुए हैं। हालांकि ये माना जा रहा था कि कश्मीर के हालात जो है वो पहले से काफी बेहतर है, लेकिन सरकार बनने के साथ ही जो है इस तरह की गतिविधियां जो है वो काफी तेज हो गई है। और फारूक अब्दुल्ला का ये इशारा जो है वो इस तरफ ले जा रहा है क्योंकि 4 नवंबर से जम्मू कश्मीर में विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है 6 सालों के बाद, और उसमें स्टेटहुड का जो मांग है वो सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। और फारूक अब्दुल्ला ये इशारा कर रहा है कि कुछ एजेंसीज है जो हालातों को कश्मीर में बिगाड़ना चाहते थे। अगर सब कुछ ठीक था तो फिर अचानक ये सब कुछ हुआ है, तो निसंदेह ही कहीं सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की ये कोशिश है कि जहां जहां पर भी मिलिटेंट्स है, क्योंकि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तरफ से सख्त आदेश दिए गए हैं कि मिलिटेंसी को जो है पूरी तरह से क्रश किया जाए। जहां पर भी मिलिटेंटों के खिलाफ कोई इनपुट मिलता है तो वहां पर बड़े पैमाने पर मंजूर बहुत शुक्रिया आपने अभी के वहां इनकाउंटर जो चल रहा है उसका भी आपने अपडेट दिया। फारूक अब्दुल्ला साहब को सुना आपने सर, वो कह रहे हैं कोई उमर अब्दुल्ला सरकार को डिस्टेबलाइज करना चाहता है कोई, और कोई एजेंसी है। अब एजेंसी तो फारूक अब्दुल्ला साहब बता सकते हैं, लेकिन यदि उमर अब्दुल्ला साहब को डिस्टेबलाइज करना होता तो अभी तो चुनाव हुए हैं, उन चुनावों में उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर बने, उसे भी रोका जा सकता था। मतलब यदि ऐसा ही कोई मंशा होती तो वो सरकार भी क्यों बनने दी जाती। जिस तरह से सरकार बनी है, ईमानदारी से चुनाव हुए हैं, जिस पर फारूक अब्दुल्ला साहब ने मेरे ख्याल से कोई सवाल खड़े नहीं किए। बिल्कुल नहीं ना, तो वो चुनाव हुए, उसके बाद सरकार बनी है। और एक बात और समझिए कि आतंकवादियों पर बड़ा सख्त स्टेटमेंट दिया कि हम मारते रहेंगे। अभी कुछ दिन पहले बोले पकड़ो और पूछो कौन कहां से। उनको जो आशंका लग रही है, देखिए एक तो अभी यूटी है वहां पर, तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी भी उतनी है। यदि आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं तो उमर अब्दुल्ला साहब की जितनी है उतनी मनोज सिन्हा साहब की भी होगी या भारत सरकार की भी है। वो अभी ये जो स्टेटमेंट दे रहे हैं उसकी वजह क्या लग रही है। और ये जो आप बार बार बात करते हैं, जो अभी मंजूर साहब ने बात की कि स्टेटहुड को लेकर कि 4 नवंबर से जब सेशन शुरू हो रहा है और उसमें ये रखा जाएगा, प्रस्ताव रखा जाएगा स्टेटहुड को लेकर, तो स्टेटहुड को लेकर तो भारत सरकार में, यानी मतलब मौजूदा मोदी सरकार में और जम्मू कश्मीर की जो एनसी सरकार है उसमें कोई फर्क नहीं है ना। दोनों ने क्या रखा है? अमित शाह साहब ने जिस दिन 5 अगस्त 2019 को ये अनाउंसमेंट किया था, स्टेटहुड यूनियन टेरिटरी बनाया था जम्मू कश्मीर को, उस दिन भी कहा था कि माहौल जब ठीक होगा तो हम वहां पर वापसी बहाली करेंगे। तो इसलिए कोई ये नहीं है कि सरकार नहीं चाहती है कि वहां पर स्टेटहुड हो या नहीं हो, और ये जिम्मेदारी केवल अकेले फारूक अब्दुल्ला साहब की नहीं, बल्कि फारूक अब्दुल्ला साहब को उसी तरह खड़ा रहना चाहिए जो उन्होंने पहले स्टेटमेंट दिया था। और कोई एजेंसी होगी तो पाकिस्तान की एजेंसी होगी जो ला रही होगी। ये अब्दुल्ला साहब का बयान ये दिखाता है कि क्यों पूर्ण राज्य नहीं बनना चाहिए। अच्छा, शर्म नहीं आती है। और मैं कई बार कहता हूं कि अब्दुल्ला साहब को बड़ा सम्मान करने का मन होता है जब वो राम धुन गाते रहते हैं, जब वो कहते हैं कि सब एक है, जब वो पाकिस्तान वाला बयान, इस तरह की बात करना। ये सरकार जिस मुश्किल से खींचकर कश्मीर को लेकर आई है, आपको नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अजीत डोभाल, पूरे हमारे सेना, रक्षा मंत्री, सबका बीएसएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, सबका शुक्रगुजार होना चाहिए। आपको शर्म नहीं आती इस तरह का, और नेता इसीलिए खतरनाक होते हैं। आप अच्छे भले जम्मू कश्मीर को फिर से किस तरह धकेलना चाह रहे हैं, इनका एक ये बयान कहां कहां उपयोग किया जाएगा इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। ठीक।
आगे बढ़ते हैं, कुछ 2-3 खबरें और हैं, उनकी चर्चा कर लें। बिहार में मैंने आपको कहा था जेडीयू कह रही है लालू यादव कहां है भाई, उपचुनाव होने वाला है, ना प्रचार कर रहे हैं ना कहीं दिख रहे हैं। नीरज कुमार उन्होंने कहा कि लालू यादव को क्या किसी ने की नजर बंद कर दिया है, कहां है आखिर वो, दिखते क्यों नहीं है? सुनिए बयान उनका। माननीय तेजस्वी यादव जी, यह बताइए कि राष्ट्रीय जनता दल के स्टार प्रचारक में माननीय लालू प्रसाद जी हैं, बिहार में नामांकन में नहीं उनकी उपस्थिति हुई, महागठबंधन के उम्मीदवार के लिए झारखंड में उनकी उपस्थिति नहीं, तो आखिर किसने लालू प्रसाद जी को राजनीतिक रूप से नजरबंद कर डाला है? इस तथ्य का जरूर खुलासा होना चाहिए। लालू जी क्या असक्षम हो गए? लालू जी सक्षम हैं। लालू जी पटना की सड़कों पर घूमते हैं, मीडिया के साथी बताते हैं कि मेरिन ड्राइव घूमते हैं, वो महुआ बाग जाते हैं। आखिर किसने रोक रखा है लालू जी को? लालू जी की स्वीकार्यता को नकारना राष्ट्रीय जनता दल की जो कार्यनीति है, उस संबंध में कौन कारण है, कौन जिम्मेवार है, इसका खुलासा होना चाहिए। पहले तो इंटेंशन समझें कि जेडीयू के प्रवक्ता कहना क्या चाह रहे हैं। सर, लालू जी सक्षम असक्षम है क्या? जवाब भी खुद ही दिया उन्होंने, नहीं वो तो सक्षम है। अब अगर सक्षम है और पार्टी में और कौन है उनके बाद? तेजस्वी यादव क्यों उनको घर में बंद करके रखेंगे? नहीं, कुछ तो संदेह झारखंड के चुनाव से निकला है। वहां कई नेताओं ने बयान दिए कि भाई लालू जी तो कहीं आ नहीं रहे हैं, क्या लालू जी कहां है, क्या स्थिति है। तेजस्वी यादव ने पहले नीतीश कुमार जी को लेकर के इन्होंने बयान दे दिया था कि नीतीश कुमार जी तो अपने से फैसला नहीं लेते हैं, कुछ लोगों के दबाव में रहते हैं। तो अब ये बात सही है कि इस समय बिहार में एक ये मर्मरिंग है, ये मर्मरिंग है कि भाई तेजस्वी जी ने पहले जो है एक भाई का कैरियर खत्म कर दिया, जो चाहते हैं वही होता है। लालू जी को कभी कभी निकाल के लाते हैं और उसके बाद लालू जी उनके अनुसार थोड़ा बयान दे देते हैं, फिर अंदर चले जाते हैं। लालू जी जैसा चाहते हैं वैसा होने नहीं दिया जा रहा है। तो इस समय एक चूंकि झारखंड से आवाज उठी है, नीरज कुमार पार्टी, इनकी पार्टी के अंदर से या पार्टी के बाहर से? नहीं, सब जगह से थोड़ी बात जो है चारों तरफ से उठी है। वो एक छोटी संख्या में, इतना आसान नहीं होता। इस समय तेजस्वी जी का पूरा वर्चस्व है पार्टी पर, उनकी बात को जानते हुए भी कोई बोले इतना साहस नहीं है। वो उसकी हालत खराब हो सकती है, वो पीटा भी जा सकता है तो उसमें आदमी खुल के नहीं बोल सकता है। लेकिन नीरज जी जो है शुरू से जब वो भाजपा के विरुद्ध में जब जाते हैं तो भाजपा पर भी ऐसा ही बोलते हैं, उनका अपना स्वभाव है, वो किसी की भी आलोचना करते हैं। हम लोगों से भी डिबेट में रहे हैं कई बार, तो ऐसे ही बोलते हैं, तो इसलिए उस बात बोल रहे हैं। अब ये तेजस्वी जी को आकर के, चूंकि लालू यादव अभी दिखे थे ना, अभी वो शहाबुद्दीन के बेटे जब आए पार्टी में आए थे तो दिखे थे, तो वो क्या उनका लालू जी का केवल उपयुक्त अवसरों पर जहां आवश्यकता होती है वहां तेजस्वी यादव जी और उनकी टीम केवल उपयोग कर लेती है। क्या लालू जी वाकई इतने अक्षम हो गए हैं कि स्वयं कहीं जाकर के तो ठीक नहीं रहती है, सब जानते हैं, उनका बहुत मेजर ऑपरेशन हुआ था। वो बात सही है, वो बात सही है कि उनके चूंकि किडनी का ट्रांसप्लांट की बात आई थी, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद उनकी समस्याएं रही हैं। लेकिन क्या इतनी समस्याएं हैं कि किसी की सदस्यता देने तो वो जा सकते हैं, जो कार से चल रहे हैं तो वो बयान दे सकते हैं, लेकिन वो अपने अनुरूप कोई गतिविधि करें या घर के बाहर निकल के बैठे, लोग आके उनसे मिले, ये बारे में जरूर प्रश्न उठ रहा है। मैं संदेह व्यक्त नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं अगर ये आरोप सही भी है, मतलब आरोप मतलब कि भाई वो ज्यादा आप घर में, तेजस्वी यादव भी ज्यादा उनको घर में ही रखते हैं किसी भी कारण से, तो पार्टी के उत्तराधिकारी तो तेजस्वी यादव ही हैं। नहीं, ये तो बात बहुत पहले सेटल हो चुकी। नहीं, वो तो घर में लड़ाई है सर, तो बहन और भाई के बीच भी लड़ाई है, एक बहन और आ गई है, इसलिए वो ठीक है कि उस समय तो दोनों बेटों को लाए थे ना लालू जी। फिर बेटी से लड़ाई हुई तो बेटी को राज्यसभा भेजे, दूसरी बेटी हुई तो उसको चुनाव लड़ा दिया लालू जी ने। इतना आसान नहीं है उत्तराधिकार का मामला। अच्छा, उस पर लालू जी को ही और राबड़ी जी को ही आके स्पष्ट करना पड़ेगा। ये बात ये परिवार के अंदर का विषय है, उस पर चल रहा है। हमने तो समझा कि जब आपने उनको डिप्टी सीएम बना दिया तो मामला तय हो गया। देखिए, अगर राजनीतिक रूप से देखें तो तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव में कोई मुकाबला नहीं है। तेजस्वी यादव बहुत समझदार है। अगर आप तेज प्रताप से कंपेयर करेंगे तो तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से लालू के जेल में रहते पार्टी को संभाला, विधानसभा चुनाव लड़ा, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे,
और पार्टी में उनकी जो भूमिका है ये स्वीकार है। विधायक भी इस बात को मानते हैं, पार्टी में सब लोग मानते हैं, अब इंडिया गठबंधन के लोग भी ये मानते हैं कि लालू प्रसाद यादव लगभग 80 में चले गए हैं, बिल्कुल, और तेजस्वी हो गए। पार्टी वही देखेंगे, ये पार्टी के अंदर मान लिया गया है। ठीक है, घर के अंदर ये बात की लड़ाई हो सकती है कि राज्यसभा कौन जाएगा, विधान परिषद कौन जाएगा। अब एक बेटी राज्यसभा भेजा, फिर वो लोकसभा चुनाव जीत गई, अब दूसरी बेटी लोकसभा चुनाव हार गई है, तो उनका क्या होगा, तेज प्रताप आगे क्या मिलेगा। पारिवारिक वो हिस्सेदारी जो होती है पार्टी के अंदर, उसको लेके विवाद हो सकता है, लेकिन पार्टी के मुखिया में लगता है तेजस्वी यादव बने रहेंगे। देखिए, लालू यादव की जिस तरीके से तबीयत चल रही है लंबे समय से, तो उनका न निकलना भी ठीक है। तेजस्वी यादव ने पार्टी बहुत बेहतर तरीके से संभाली है। आपको नहीं लगता पार्टी में घर में कोई झगड़ा है, यादव फैमिली में कोई झगड़ा है? झगड़ा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ऐसा झगड़ा नहीं है फिलहाल। अभी सत्ता का लड़ाई भी नहीं, अभी सत्ता में आने की चिंता है कि 2025 में मिलकर चुनाव लड़ो, सत्ता में आओ, उसके बाद सत्ता का बंदरबाट जो होगा। एक साल में वहां पर इलेक्शन है, पार्टी जिसके पास है वो कुछ भी हो सकता है। है। अभी ऐसी लड़ाई नहीं है कि कोई सार्वजनिक बयान अभी ऐसा नहीं आया, लेकिन मुझे लग रहा है कि लालू प्रसाद यादव इतने बड़े नेता नहीं है कि फिलहाल उनके मतलब स्वास्थ्य के बाद बहुत सक्रिय रहती भी रही है। हाँ, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, अगर मुख्यमंत्री नहीं रहे तो उसके स्वास्थ्य को लेकर चर्चा होती है, जैसे उड़ीसा के मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा हो गई। जैसा झगड़ा हमने यादव परिवार यूपी वाले में देखा, ऐसा कुछ यहाँ भी हो रहा है क्या? नहीं, फिलहाल तो अभी ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। तेजस्वी यादव निर्विवाद नेता है, तेज प्रताप में वो क्षमता भी नहीं, वो अच्छा थोड़ा हास्य के लिहाज से, अच्छा थोड़ा वीडियो के लिहाज से वो सब बढ़िया है। और मीसा भारती को शायद ये समझ में आ गया है कि हम यहाँ की राजनीति में नहीं है, कभी कोई ऐसा अवसर बने कि यूपीए की सरकार हो तो हम केंद्र में मंत्री भले बने। तो इसमें ये जो कर रहे थे नीरज कुमार, वो क्या है, शठे शाठ्यम समाचरे, वो है असली बात। या योगी जी की भाषा में क्या, आजकल उन्हीं की भाषा में सब बात हो रही है, तो जो मोहि मारे ते मैं मारे, तो ये वही वाला है कि हमारे नेता के ऊपर हमला किया था कि उनकी तबीयत खराब रहती, तो ये जवाब है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और सब तो हम लोग कुछ भी चर्चा करें वो कर सकते हैं, फिलहाल इतना ही मुझे दिखता है। सर को मरमरिंग सुनाई दी नहीं, वो तो मान लीजिए किसी भी राजनीतिक परिवार में हमेशा हो सकता है, किसी राजनीतिक का तो नहीं है ये बात। देखिए, नहीं, एक अंतिम लाइन देखिए, तेजस्वी यादव जी का नेतृत्व स्थापित है बाहर, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, लेकिन परिवार के अंदर वो सर्वमान्य नेतृत्व है। हाँ। और पार्टी में भी पुराने लोग उस नेतृत्व को मान रहे हैं, ये सच नहीं है। पार्टी के सीनियर लोग, पुराने लोग उसको मान के चलना, और ये झगड़ा फिर लालू जी को निपटाना पड़ेगा, लालू जी को। आगे बढ़ते हुए देखिए, एक बयान आया है आज ओवैसी साहब का। ओवैसी साहब ने ये कहा कि तिरुमला तिरुपति देवस्थानम जो बोर्ड है, उसका अध्यक्ष, उस बोर्ड में काम करने वाले सभी लोग ये हिंदू ही होंगे, ऐसा उसके अपने कानून में लिखा हुआ है, ट्रस्ट के नियमों में लिखा हुआ है। फिर वो इसको सीधे जोड़ रहे हैं वक्फ बिल से, वक्फ बोर्ड से, कि आप जो ये नया वक्फ अमेंडमेंट बिल लाना चाह रहे हैं, इसमें आपने ये प्रावधान कर दिया है कि वक्फ बोर्ड के अंदर नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी हो सकते हैं। दोनों धार्मिक बॉडीज हैं, तिरुपति का बोर्ड भी और वक्फ बोर्ड भी, दोनों के नियम अलग अलग कैसे हो सकते हैं? सिर्फ इसीलिए कि एक मंदिर है या हिंदू संस्था है और दूसरा एक मुसलमानों की बॉडी है, तो मुसलमानों की बॉडी में तो हिंदू जा सकता है, हिंदू के बोर्ड में मुसलमान नहीं जा सकता। ये सवाल उन्होंने उठाया, सुनिए। जो नए चेयरमैन बनाए गए वो ये बोल रहे हैं कि जो कोई भी वहां पर काम करेगा, ये तो ट्रस्टीज हो गए, जो कोई भी वो काम करेगा वो हिंदू होना चाहिए। हमारा बोलना ये है कि ये हिंदू धर्म के लिहाज से वहां के चेयरमैन साहब कर रहे हैं, तो चेयरमैन साहब को ये इख्तियार है, हमको उससे इख्तलाफ नहीं है। हमको इस बात की आपत्ति है कि नरेंद्र मोदी की सरकार, जिसमें ये तमाम अलाइज भी शामिल हैं, वो जो वक्फ बिल के प्रपोज बिल में कहा जा रहा है कि स्टेट वक्फ बोर्ड है और सेंट्रल वक्फ काउंसिल है, उसमें ये बोल रहे हैं कि वहां पर स्टेट वक्फ बोर्ड में पूरे मुसलमान बनना चाहिए, उसको प्रपोज बिल में कम कर दिया जा रहा है। ये क्यों कर रहे हैं आप? भाई, जब टीटीडी के बोर्ड में ये साफ लिखा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज 96 देख लीजिए आप, 96(2) ये कहता है कि सिर्फ वही मेंबर बनेंगे जो हिंदू धर्म के होते हैं। आप यहां पर वक्फ बिल में आप ये क्यों प्रोविजन ला रहे हैं? बताइए समीर जी, ओवैसी साहब जो बात उठा रहे हैं, वक्फ बिल में जो प्रावधान किए, या सीधे वक्फ बोर्ड का और तिरुपति के बोर्ड का तुलना की जा सकती है क्या? देखिए, ये बताता है कि ओवैसी के साहब की बुद्धि कितनी भ्रष्ट हो गई है कि अगर वो तिरुपति देवस्थान जो बोर्ड है उसकी और वक्फ बिल की कर रहे हैं, क्या तिरुपति बोर्ड स्थानम जो क्या किसी की जमीन पर जाकर कहता है कि जमीन हमारी हो गई है, आप इसको प्रूव करो?
वो एक धार्मिक ट्रस्ट है, बहुत लंबे समय से जिसकी जो सिस्टम है करने का, एक चुनाव होता है, एक सिस्टम के आधार पर काम करता है। और ये जो बोर्ड वीसी साहब जिसका जिक्र कर रहे हैं कि इनका वक्फ बिल जो सरकार लेकर आई, इसका जो विरोध कर रहे हैं, वक्फ बिल कैसे काम करता है पूरे हिंदुस्तान में सबको पता है। 8.5 लाख एकड़ की जमीन जो उन्होंने एकत्रित कर ली, वो कैसे किए देश के अंदर। और अभी परसों ही आ रहा था कि कर्नाटका में 1300 एकड़ जमीन जो किसानों की है उसके ऊपर दावा ठोक दिया है। और कर्नाटका सरकार ने किसानों को नोटिस इशू कर दिया है कि वक्फ बिल बोर्ड की जमीन है। आप इसे पेपर से दीजिए। मुझसे आज किसी ने ये पूछा कि भाई वक्फ का जो भी मामला है तो मुसलमानों का मामला ना, तो उसकी देख रेख या व्हाटएवर वो मुसलमान ही करेंगे ना, उसमें नॉन मुस्लिम कैसे है, अंदर डीएम भी तो रहेंगे, डीएम देखेगा ना। अभी तक मुस्लिम लोग देख रहे थे तो क्या स्थिति कर दी आप लोगों ने। डीएम देखेगा ना, प्रशासनिक अधिकारी देखेगा जमीनों को लेकर कि क्या स्थिति है क्या नहीं है। सिर्फ मुस्लिम रखने का उसके अंदर कोई औचित्य नहीं है, दूसरे धर्म के लोग भी उसके अंदर रहना चाहिए। जो बिल आ रहा है मुझे लगता है वो एकदम सही है। एक कमेंट बस इस पर। वक्फ होना क्यों चाहिए? वक्फ कोई धार्मिक चीज है, तिरुपति तिरुमला देवस्थानम से उसकी तुलना होगी? वहां कोई वो जमीन के प्रबंधन का मसला है, रियल एस्टेट का मसला है, प्रॉपर्टी का मसला। वो भी है तो मुसलमान की दान की हुई भाई। मैं फिर कह रहा हूं, रियल एस्टेट का मसला है। उसकी बुनियाद में तो जो जमीन है वो तो जो भारत से पाकिस्तान चले गए तो जाते जाते दान कर गए, वक्फ कर दिया उसको। बहुत सी ऐसी जमीन है। मैं मूल रूप से ये कह रहा हूं कि अगर ये या तो सेकुलर शब्द हटाया जाए संविधान से, ये फिर सेकुलर देश नहीं रहेगा। ये हिंदू राष्ट्र है, उसमें एक वक्फ बोर्ड बने, उनके लिए अलग से एक बनाया जाएगा, हम वो करेंगे। ये जब सेकुलर नेशन है ना, तो सेकुलर नेशन में क्यों होना चाहिए वक्फ बोर्ड? और किसी मंदिर के या मस्जिद के प्रबंधन में कोई हिंदू नहीं होना चाहिए। रियल एस्टेट में होगा तो बिल्कुल होगा, ये जमीन कब्जा करेंगे तो उस पे होगा। अब साहब एक बात, खबर जरा डोनाल्ड ट्रंप की। दिवाली पर ऐसा धमाकेदार उन्होंने ट्वीट कर डाला जिसकी जगह जगह जो है वो तुलना हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं आपका हिंदुओं का रक्षक बन करके आऊंगा। कहां के हिंदू? बांग्लादेश के हिंदू, अमेरिका के हिंदू। और वो साफ साफ कह रहे हैं, आई स्ट्रांगली कंडेम द बारबेरिक वायलेंस अगेंस्ट हिंदूज, क्रिश्चियंस एंड अदर माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश। बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों को नाम लेकर के हिंदू क्रिश्चियन उन्होंने कहा, उनके साथ जो भी बर्बरता हो रही है मैं उसके खिलाफ हूं। फिर वो कह रहे हैं कि ये इसलिए हुआ क्योंकि कमला एंड जो, मतलब जो बाइडेन प्रेसिडेंट, कमला हैरिस उपराष्ट्रपति और अभी उपराष्ट्रपति पद की दावेदार, उन्होंने दुनिया भर के हिंदुओं की उपेक्षा की है, इग्नोर किया उनको। दे हैव बीन अ डिजास्टर फ्रॉम इजराइल टू यूक्रेन। अच्छा, इसके आगे फिर वो कहते हैं कि ये तो बात हुई कि मैं आपकी रक्षा करूंगा। फिर उन्होंने कहा कि मैं हिंदू अमेरिकन को एंटी रिलीजन, जो लेफ्ट, रेडिकल लेफ्ट, ये शब्द इस्तेमाल करते हैं सर कई बार, उसका जो एजेंडा है धर्म के खिलाफ, उससे भी आपको बचाऊंगा। और मेरे अच्छे दोस्त प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ मिलकर हम दोनों देशों की संबंध जो है वो और अच्छे करेंगे। और फिर वो और ये भी कह रहे हैं, क्योंकि भारतीय वहां पर बिजनेस में सब जगह पर बहुत अच्छे पोजीशंस पर हैं, तो उन्होंने कहा कि कमला हैरिस ने तो आपका व्यवसाय भी ठप कर दिया था, लेकिन मैं आऊंगा तो आप अमेरिका को फिर से महान बनाएंगे हम, जिसमें आप सब शामिल होंगे। हैप्पी दिवाली टू ऑल। सर, बड़ा प्रेम जग गया उनका हिंदुओं को लेकर। चुनाव बिल्कुल सरपरी है वहाँ, तो चुनाव चल ही रहे हैं अमेरिका में। और हिंदू, हाँ, 5 तारीख को वोटिंग है। और हिंदुस्तानी जो हैं वहाँ पर, जो NRIs हैं, उनकी बड़ी भूमिका है। व्यवसाय में भी जो संस्थान है, इंटेलेक्ट संस्थान है, मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, उस सब में भी है। और खुद इसके अलावा खुद ट्रंप साहब का बिजनेस हिंदुस्तान में बहुत है। तो दोनों चीज़ें उनको उस रिश्ते में याद आ रही हैं। और इससे भी बड़ी बात क्या हुई कि कमला हैरिस ने वो अपने जो हिंदुस्तानी होने का, जो मूल हिंदुस्तानी होने का है, उस कार्ड को वहां पर चलाया। तो उससे उनको थोड़ा सा घबराहट लगी कि कहीं कमला जो है, बट इंडियंस वहां पर डेमोक्रेट हैं, उनके साथ वोट करते हैं। लेकिन फिर भी एक चिंता तो रहती है कि इस तरह से किया जाए। और पहली बार उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि अभी मैं बल्कि वहाँ बांग्लादेश के हिंदुओं में इस्कॉन मंदिर के जो वाइस प्रेसिडेंट थे उनका भी वो देख रहा था। उन्होंने कहा कि अकेले ट्रंप साहब हैं जिन्होंने बांग्लादेशी हिंदुओं की बात की है, तो हम उनके साथ खड़े, नाम लेकर खोलकर कहा।